लगभग 36 से 38 लाख रुपए इसके अंदर टोटल आपकी इनकम हो रही है, लेकिन 50% हमें लागत अलग करने के बाद लगभग 17 से 18 लाख रुपए इसके अंदर आप निकालना संभव है। लगभग 6000 टन जो है इनका साल का टर्नओवर है, जो कि आप उसको कैलकुलेशन पैसों में करेंगे तो लगभग करोड़ में जाता है। राम राम किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे मैं किस चीज के ढेर पे खड़ा हूं। अभी जहां पे हम खड़े हैं वो ये एक वर्मी कंपोस्ट का ढेर है, और वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस कितने अच्छे से रन कर रहा है उसकी डिटेल जानकारी हम जानेंगे। आप अभी देख सकते हैं किस तरीके का वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे रेडी हुआ है, और वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से किसान अगर इसको करना चाहे तो कितना अच्छा बिजनेस के तौर पर इसको देखा जा सकता है। साथ में इसके अंदर केचुए का क्या रोल रहता है, किस केचुए की प्रजाति अच्छी होती है जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्वालिटी के साथ साथ हर चीज की अवेलेबिलिटी करता है, और ये बिजनेस कितने बड़े लेवल पे होता है, इसको कहां कहां बेच सकते हैं, इसके साथ इसकी जो भी पूरी कहानी है, कैसे इसके बेड्स बनाते हैं, क्या क्या इसकी प्रोसेस होती है, पूरी जानेंगे। कितना वाटर मॉइस्चर होना चाहिए। अगर आप भी काफी टाइम से सोच रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस मेरे लिए है और मुझे सही वीडियो नहीं मिलने के कारण, सही जानकारी नहीं मिलने के कारण मैं नहीं कर पा रहा था, ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम हर छोटी चीज कवर करेंगे, जिसके अंदर वर्मी कंपोस्ट की प्रोसेस A to Z बताएंगे, किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है और कहां पे इसको बेचा जाता है, इसको किस किस तरीके से बेच सकते हैं, इससे किस किस तरीके से फायदा कर सकते हैं। और अगर आप किसान भी हैं और अपने खेत में अगर आपके पास गोबर की व्यवस्था है तो आप अपने पर्सनल खुद के खेत के लिए भी इसको बना सकते हैं, ताकि आप जो है फर्टिलाइजर या फिर खाद जो है उसका उपयोग कम करके इसका उपयोग बढ़ाएं, ताकि अपनी जमीन के अंदर जो फर्टिलिटी है होती हो लगभग बढ़ जाए, आपका खर्चा बचे, और आपका गोबर जो कच्चा आप फेंक रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी जमीन के साथ साथ आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचाती है। उस चीज के लिए अगर वर्मी कंपोस्ट पे आप जाएंगे तो आपको एक बेहतर परिणाम आपके खेत में देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं यश विश्नोई और आप देख रहे हैं वृंदा फार्म यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट का पूरा बिजनेस रन करता है, क्या इसमें मिथ है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो किसान भाई को सच्चाई में नहीं पता, ये बिजनेस कितना बड़े लेवल पे कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे ऑप्शन है कि अपन इसमें गवर्नमेंट टेंडर्स में भी जो है आप बेच सकते हैं, जो आपका टेंडर का आपको बुकिंग डालना पड़ता है वहां से आप दे सकते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जहाँ पे बेचने के साधन है, आपको सिर्फ सही क्वालिटी में इसको प्रोड्यूस करना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। और इसमें बहुत सारे किसान भी है जो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सही जानकारी नहीं होने के कारण, और एक चीज देखी गई है कि इसके अंदर अलग अलग फिगर ऐसे बताए गए हैं, या फिर इस धंधे में ऐसे ऐसे लोग कुछ मिले हैं जो धंधे को एक अलग ही लेवल पे लेके चले जाते हैं, जिससे ट्रस्ट नहीं बनता। आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट की A to Z जानकारी, क्योंकि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे भ्रम वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड फैलाए गए हैं, जिसके कारण विश्वास नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, इसमें किसान भी हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं मिलने के कारण ये चीजें नहीं करते। तो आइए भाई साहब से जानते हैं सारी डिटेल। मैं सोहन यादव, शिव शक्ति फार्म पर मैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट संभालता हूं, और मेरे साथ और 25 लोगों की टीम है जो सारे जो काम है वो करती हैं जी। तो आज हम वर्मी कंपोस्ट के वीडियो पे आपको A to Z जानकारी देंगे, जिससे कि आपको भी सरलता हो वर्मी कंपोस्ट सही तरीके से बनाने में, या वर्मी कंपोस्ट बिजनेस सही तरीके से करने में। जी भाई, हम इसका जो है एक डिटेल विश्लेषण चाहते हैं, जिसमें किसान भाई अगर करना चाहे तो वो भी व्यापारिक तौर पे कर सके उसे, क्योंकि किसान के घर में हमने देखा है कि सबके घर में जो है गाय भैंसे रहती है, गोबर की व्यवस्था गांव में आसानी से हो जाती है। एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि अगर कोई इसको बिजनेस के तौर पे करना चाहे तो ये कितना सक्सेस है, और इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या चीज से शुरू करना है। बिल्कुल, यदि कोई किसान साथी अपने घर पे 5 या 7 10 जानवर पालते हैं, वो अपने गोबर एक्स्ट्रा गोबर को वर्मी कंपोस्ट बना करके सेल करते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। या कोई बिजनेस पर्पस से चालू करना चाहते हैं तो वो एक अच्छा धंधा बना सकते हैं, क्योंकि गांव में रह करके एक बड़ा धंधा आप वर्मी कंपोस्ट से बना सकते हैं। जी भाई, इसकी प्रोसेस हम जानेंगे, किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बनता है, सबसे पहले किस प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है, और क्या क्या इसकी पूरी प्रोसेस होती है, वो सारी चीज बताइए। वर्मी कंपोस्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो सिलेक्शन होता है वो हमारा लैंड सिलेक्शन होता है। लैंड हमको कैसी लेनी होती है, आइए मैं दिखाता हूँ। तो मेरे बहुत सारे किसान साथी भ्रमित रहते हैं कि लैंड ढाल में होना चाहिए या लैंड ऊंची होना चाहिए। लैंड हमेशा इस प्रकार की समतल होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि बेड में यदि बारिश में ज्यादा पानी होता है तो बेड में पानी भरता है, अगर लैंड गड्ढे में रहती है या एक साइड ढाल रहती है तो उससे क्या होता है, जो हमारा केचुआ है वो ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाता और वो बाहर रहता है और डेड हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जो चुनाव होता है लैंड का, वो हमको समतल
समतल रखना है। जी, मैं इसमें देख पा रहा हूँ आपने लैंड की तो बता दी, जमीन तो समतल होना चाहिए, लेकिन आपने इसके नीचे जो है प्लास्टिक बैग में देख रहा हूँ, वो प्लास्टिक बैग किस तरीके से, क्या कारण है उसका जो बिछा रखा है? प्लास्टिक लगाने के दो कारण होते हैं। पहला तो जो हमारा केचुआ है वो हमारा एपेजिक केचुआ है, वो 1.5 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं जाता है, पर 1.5 मीटर नीचे भी बहुत दूर तक जा सकता है, इससे हमारा केचुआ का लॉस बच जाता है। दूसरा, हमारे गोबर में जो पदार्थ होते हैं वो रिसाव होकर के जमीन में न जाए, उसको गोबर में ही रह जाए, इसलिए हम नीचे प्लास्टिक लगाते हैं। अब इसमें हम रॉ मटेरियल की जानेंगे, जैसे जो गोबर आपके पास आता है वो कहाँ से आता है और उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज में उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हम गोबर के सिलेक्शन की बात करते हैं, तो जो गोबर है वो हमारा 15 दिन से लेकर के 90 दिन पुराना होना चाहिए। आप देख सकते हैं जो ये हमारा गोबर है ये पीला है, ये काला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा हरा भी नहीं होना चाहिए। अधिकतर पीला मिले तो बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन 15 दिन से 90 दिन तक का, क्योंकि यदि इसमें आप केचुआ डालेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, बहुत अच्छे से वर्मी कंपोस्ट बनेगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनेगा। अब इसके अंदर हम बात करें, ये जैसे गोबर आ गया है तो डायरेक्टली हम इसको बेड पे डाल देंगे या फिर कुछ प्रोसेस रहता है इसका? गोबर आप जब भी लाते हैं तो गोबर में मीथेन गैस होती है, उस मीथेन गैस को आपको पानी के जरिए निकालना होता है। अच्छा। आप इसमें गर्मी के दिनों में लगभग 5 से 8 दिन तक पानी लगातार लगाएंगे और इतना लगाएंगे कि बेड में से पानी बह जाए। अच्छा। ताकि जो उसकी मीथेन है वो पानी के साथ रिसाव हो जाए। मीथेन क्या होती है? मीथेन गैस एक ज्वलनशील गैस है जिससे गोबर बहुत गर्म रहता है। अच्छा। अपने को गोबर को ठंडा करना है, तो हमारा कुछ इस प्रकार से बेड लगता है। जी, अब बेड में सर हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि बेड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बेड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और बेड की हाइट कितनी होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारे बेड की लंबाई है वो लगभग 30 फुट रहती है। अच्छा। उसके बाद हमारे बेड की जो ऊंचाई है वो लगभग 1.5 फुट रहती है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 फुट रहती है। यही हम बारिश और ठंड में बेड की ऊंचाई 2 फुट तक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें हीट जनरेट होने का चांसेस कम हो जाते हैं। गर्मी में क्या होता है कि सनलाइट ज्यादा पड़ती है, इस वजह से जो हमारा बेड का मॉइस्चर जल्दी चला जाता है और हीट जनरेट होने के कारण बन जाता है। जी, अब इसमें मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ, इसके अंदर आपने ईंटें लगा रखी है दोनों साइड में, पूरी तरीके से इसको कवर किया है, इसका क्या रीजन है? ईंटें लगाने का एक ये होता है कि बारिश के दिनों में ज्यादा बारिश होने की वजह से जो हमारा केचुआ है वो बाहर होने को होता है, तो हम उसको रोकने के लिए ईंटें लगाते हैं। दूसरी चीज, जब हमारी लेबर यहाँ पर काम करती है तो उसे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो इजीली यहाँ पर चल करके अपना काम कर सकते हैं। बेड बनाने की प्रोसेस तो हमने जान ली, लंबाई चौड़ाई सब जान ली। अब इसके बाद में इसकी जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर केचुए डालना पड़ता है जिससे जो है वर्मी कंपोस्ट बनता है, वो उसकी क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले तो मैं केचुआ के बारे में बताना चाहूंगा। जो केचुआ जो हमारा है वो आइसिनिया फटीडा रेड अर्थवर्म होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का केचुआ होता है। कौन से मतलब कंट्री से ये आता है? ये ऑस्ट्रेलिया का है, जो कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ही बेस्ट माना जाता है। अच्छा। ये मिट्टी नहीं खाता है, ये सिर्फ गोबर खाता है। अच्छा, तो इसमें एक चीज आप ये समझिए कि ये ही क्यों लेना है, ऑस्ट्रेलियन ही क्यों लेना है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर लगभग सेम है। तो जहाँ पे वहाँ पे जो टेम्परेचर के हिसाब से सस्टेन करता है वही टेम्परेचर यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका बेनिफिट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और इसकी क्या प्रोसेस डालने की होती है वो एक तुम थोड़ा सा हमको बताइए। जब भी हम बेड में केचुआ डालते हैं तो हम उसको बेड के सेंटर में डालते हैं, कुछ इस प्रकार से बिखरते हुए। आप देख सकते हैं जैसे केचुए के गुच्छे बन जाते हैं, तो हम इनको अलग अलग करके डालते हैं ताकि जो केचुआ है वो डेड ना हो। और दूसरी चीज, हम इसको डालने के आधे घंटे बाद इस बेड को चेक भी करते हैं ताकि हमारा केचुआ कहीं डैमेज तो नहीं हो रहा है, कहीं मर तो नहीं रहा है, कहीं बाहर आकर के फूट तो नहीं रहा है। क्योंकि यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो कुछ ऐसे कारण रहते हैं, जैसे बेड में मीथेन बन जाना या बेड में ज्यादा पानी हो जाना, इस वजह से भी केचुआ बाहर आने लगता है। तो इस चीजों का अपने को विशेषकर ध्यान रखना है। अब इसमें एक सवाल और है मेरा, जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलियन ब्रीड यूज करते हैं, इसमें कई देसी वेराइटियां जो हमारी जमीन में उपलब्ध है, हम उसको क्यों नहीं ले सकते? हमारा जो देसी केचुआ होता है वो ओनली मिट्टी खाता है। अच्छा। उसका काम सिर्फ मिट्टी खाना है। आप देख सकते हैं जो हमारी जमीन जो बुरबुरा होने का आज से पहले बहुत कारण रहता था कि जो जमीन का केचुआ ऊपर आता था तो जमीन को बुरबुरा करता था, वो सिर्फ मिट्टी को खाता है। लेकिन ये जो केचुआ है ये सिर्फ गोबर खाता है। यदि आप इसे मिट्टी में डालेंगे ये जीवित नहीं रहेगा, ये मर जाएगा। जी, अब इसके बाद में एक सबसे बड़ा सवाल है, मैं देख रहा हूँ आपके सारे बेड जो है वो कवर हो रखे हैं, आपने थैले से कवर कर रखे हैं, कहीं पे देख रहे हैं उसके नीचे आपने नेट भी लगा रखी है, कहीं पे देख रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ नेट है, थैले नहीं है। तो ये क्या प्रोसेस है और ये क्यों करना पड़ता है? देखिए, जैसे ही आप बेड में केचुआ डाल देते हैं तो उसके बाद आपको केचुओं को अंधेरा देना होता है। यदि आप बारिश और ठंड की बात करें तो आप नेट से कवर कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो उस सिचुएशन में आपको ऊपर थैलों से कवर करना होता है ताकि मॉइस्चर जो है वो लंबे समय तक बना रहे। और दूसरी चीज कि जब आप इसको इस चीजों से ढक करके रखेंगे तो जो आपके चिड़िया या पक्षी है जो केचुए खा जाते हैं उनसे भी इसकी सुरक्षा हो जाती है। जी, अब इसके अंदर एक चीज मैं बहुत ही स्पेशल देख रहा हूँ, यूजुअली
यूजुअली हमने बहुत सारे फार्म्स पे देखा है कि केचुए या फिर जो भी वर्मी कंपोस्ट के बेड बने हुए होते हैं उनको मैनुअली जो है नली के द्वारा भिगोते हैं। यहाँ पे इन्होंने रेन पाइप लगा रखा है जिससे ऑटोमेटिक जो है मोटर चालू करने के बाद जितना मॉइस्चर इनको बनाना चाहिए उतना मॉइस्चर मेंटेन हो जाता है, जिसमें लेबर कॉस्ट कटिंग जो होती है वो एक तरीके से हो सकती है। इसमें जो रेन पाइप आपने लगाई, रेन पाइप के क्या क्या फायदे हैं इसीलिए आपने रेन पाइप लगाई? रेन पाइप के दो फायदे होते हैं। पहला तो जब आप रेन पाइप चलाते हैं तो आपके सारे बेड में एक जैसा पानी चलता है, जिससे कि जो आपका बेड है प्रॉपर मॉइस्चर रहता है, जिससे आपके केचुओं को सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं होती। दूसरी चीज, आपकी लेबर कॉस्ट बचती है। एक लेबर अगर 200 बेड में तरी करती है तो उसको पूरा दिन लग जाएगा। उस चीज से बचने के लिए हमने रेन पाइप यूज किए हैं। भाई इसमें आपने बेड तो बना लिए, लेकिन मैं साथ में देख रहा हूँ इसमें जो नालियां बनाई है उसमें कुछ पानी दिख रहा है, उसका मतलब क्या ऐसा बेनिफिट है कि नालियों के द्वारा हमें बेनिफिट मिल सके? देखिए, जैसे ही बारिश में काफी ज्यादा बारिश होती है तो ये नालियों के थ्रू जो हमारा पानी है वो बाहर हो जाता है, जिससे हमारा केचुआ डैमेज होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी, अब इसके साथ में एक सवाल और, वर्मी वॉश करके एक शब्द हमने सुना है जो कि एक स्प्रे के फॉर्म में उसको यूज करते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है हम वो जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे जो बिजनेस पर्पज से वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं वो लोग ये गलती करते हैं कि वर्मी बेड के रिसाव का जो पानी रहता है उसको ही वर्मी वॉश बता करके बेच देते हैं। वो यहाँ ये गलती कर रहे हैं कि जो ये जा रहा है ये गोबर का जो रिसाव है वो है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में आपके गोबर का रिसाव जाएगा तो वो उतना रिजल्ट नहीं देगा। यहीं आप केचुओं का जो रिसाव निकालेंगे उससे ही सही तरीके का नाइट्रोजन वर्मी वॉश बनेगा। अब इसमें केचुओं का रिसाव किस तरीके से बना सकते हैं, क्या प्रोसेस होती है उसकी? उसके लिए हम प्रॉपर टैंकों में सारी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जिससे कि हमको सही तरीके में सही चीज मिल पाए। अच्छा, वो कितने दिन के अंदर प्रोसेस पूरी हो जाती है? वो लगभग 4 से 5 दिन की साइकिल होती है। अच्छा, अब इसमें जो आप स्प्रे के फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको स्प्रे के फॉर्म में अगर लेंगे तो क्या क्या ऐसे फायदे हैं जो खेती के अंदर हमको देखना है? देखिए, जब भी आपका प्लांट या पौधा फ्लावरिंग पे होता है तो उस चीज का अपन उपयोग करते हैं, ताकि जो आपके पौधे की एक तो ग्रोथ भी बढ़ाएगा, दूसरा आपकी फ्लावरिंग भी बढ़ाएगा, जिससे कि आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी किसान भाई अपने खेत में डीएपी का उपयोग कर रहे हैं, यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, पोटाश का उपयोग कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, फास्फोरस की मात्रा भी होती है, पोटेशियम की मात्रा भी होती है, साथ में 16 तरह के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं वो भी सारे पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा इसके अंदर होती है तो कार्बन की होती है, जो कि जमीन सुधारक होता है। इसको आप रेगुलरली अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम पहले दूसरे साल तो नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन लंबे समय तक अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके खेत का उत्पादन जो है वो फर्टिलाइजर जो हम डालते हैं उसके कंपेयर में इसका भी काफी हद तक रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है। अब इसमें बेड तो लगा लिए, लेकिन इसके अंदर पानी का मेंटेनेंस किस तरीके से करना है, कितने कितने दिन पे हमको पानी देना है, ताकि हम अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर सके? देखिए, पानी का जो प्रोसेस है वो हर मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी गर्मी आ रही है, तो गर्मियों में जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन में यदि टेम्परेचर 25 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में रहता है तो हम दिन में एक बार तरी करते हैं। यदि यही हमारा टेम्परेचर 35 से 40 के बीच में जाता है तो हम दिन में 2 बार बेड में तरी करते हैं। लेकिन अगर 45 से 50 के बीच में जा रहा है तो हम दिन में 3 बार तरी करेंगे, क्योंकि जो हमारा केचुआ है उसको जो टेम्परेचर पसंद है वो 25 डिग्री का होता है, जो हम पानी के थ्रू मेंटेन करते हैं। हाँ, वो चीज यहाँ भी देखी गई है कि जहाँ पे बाहर का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री होता है और ये कवर करने के कारण और टेम्परेचर मेंटेन करने के कारण अंदर का टेम्परेचर लगभग 20 से 22 डिग्री चले जाता है, जो कि केचुओं के अनुकूल होता है, ताकि वो इसमें अच्छी तरीके से इसके अंदर काम कर सके। यदि हम ये टेम्परेचर मेंटेन करके केचुओं को नहीं देंगे तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और वो बेड में हमारा जो कंपोस्ट है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा और वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी समस्या आ सकती है। तो इस चीज का हमको विशेषकर ध्यान रखना है। ये तरी हम लगभग 25 दिन तक करते हैं। देन उसके बाद हमारा जो खाद है वो कहीं ना कहीं हमें बेड में देखने को मिलता है। जी, अब इसके बाद में पहली हार्वेस्टिंग हम कितने दिन में इसको करना चाहिए? पहली हार्वेस्टिंग जो है हमारी लगभग 30 से 35 दिन के अंदर आ जाती है। वो कैसी आती है ये भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा ये ऊपर ऊपर बुरबुरा जो दिख रहा है ये लगभग वर्मी कंपोस्ट बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक गोल्ड चाय पत्ती की तरह होता है। ये देखिए, इसमें आपको बिल्कुल दानेदार आपको खाद देखने को मिलेगा और ये आपकी 3 से 4 इंच की लेयर लगभग तैयार हो गई है। अच्छा, तो इसमें हम लगभग 2 से 3 दिन पहले तरी रोक देंगे और कुछ इस प्रकार से इसमें कुरेदा लगाएंगे, जैसे कि हमारे किसान साथी लगा रहा है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमको बेड में कुरेदा लगाना है, जिससे कि सनलाइट
की वजह से जो हमारा केचुआ है वो नीचे चला जाता है और हम ऊपर से खाद हार्वेस्ट कर सकते हैं। बेड में हमने कूड़ेदान लगा करके ये हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है वो यहाँ इस प्रकार से इकट्ठा कर लिया। ये देखिए बिल्कुल महीन खाद है और बिल्कुल काला। अब इसके अंदर आप कितनी बार इसको हार्वेस्ट एक बेड से कर सकते हैं? हम एक बेड से लगभग 4 बार हार्वेस्ट करते हैं, जिसमें हमारा लास्ट हार्वेस्टिंग में बेड 3 से 4 इंची का बचता है और उसमें लगभग केचुआ ही केचुआ होता है। अच्छा, उस केचुए के लिए आप क्या करते हैं कि केचुए को अपने कहाँ रखना है अगली बार, जैसे लास्ट वाला अपन ने निकाला बेड? तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो ये बेड है लगभग लास्ट लेयर इसमें जब हम हार्वेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बेड है इसमें हम हार्वेस्ट करके 3 से 4 इंची जब इसमें गोबर बचेगा तो इसमें केचुआ ही केचुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट लेयर के पहले हम नया गोबर ला करके डंप कर लेंगे, देन उसके बाद हम एक बेड फिलअप करेंगे और उसके बाद इधर का जो केचुआ उठा करके इस पे डाल देंगे, जिससे कि आपकी लेबर भी मैनेजमेंट होगी और आपको कम से कम कॉस्ट में आपका वर्मी कंपोस्ट बन करके तैयार होगा। जी, अब इसमें मुझे ये बताइए कि एक साल में कितनी बार हम एक बेड से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और एक बेड से कितना आउटपुट निकलता है? जैसे फाइन गोबर जो हम डालते हैं वो रहता है, उसका कितना परसेंटेज सूखने के बाद कंपोस्ट बनता है? लगभग एक साल में आप 5 से 6 बार वर्मी कंपोस्ट की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लगभग 75 दिन में वर्मी कंपोस्ट की जो साइकिल है वो कंप्लीट होती है। एक बेड से हम लगभग यदि इसमें हम 1800 किलो गोबर फिल कर रहे हैं तो इसमें 900 किलो हम वर्मी कंपोस्ट प्राप्त करते हैं, जिससे कि केचुआ जो है वो खा करके जो एक्सक्रीटा देता है वो लगभग आधा हो जाता है, वो आधा कंज्यूम कर जाता है। तो इससे आपका कहने का मतलब है जो हम यहाँ पे डालते हैं वो गोबर नहीं रहता है, वो उसको खाने के बाद में केचुए जो उसको बनाता है वो फाइन मतलब वर्मी कंपोस्ट होता है। बिल्कुल, वो एक नया प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है। आप देख सकते हैं जब भी किसान साथी अपने खेतों में गोबर डालते हैं तो देखने को मिलता है बहुत सारा चारा होता है या उधी लग जाती है। तो आप जब भी वर्मी कंपोस्ट खेतों में डालेंगे ना तो ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक नया परिवर्तित करके एक नया खाद दे दिया है। इसमें सारे जो भी इसके अंदर खराब चीजें होती है वो सारी जो है एक तरीके से डिकम्पोज हो जाती है और ये फाइन बनता है, जो कि आपके खेत के लिए बहुत ही उपयोगी आखिरी में माना जाता है, जिसका कोई भी हानिकारक रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसकी 1 एकड़ में अगर कोई भी किसान भाई अगर खेती कर रहा है तो इसको कितना डालना चाहिए पर एकड़? यदि कोई भी किसान साथी हमारा 1 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट डाल रहा है वो फसलों के अकॉर्डिंग होता है। यदि वो आलू प्याज लहसुन की खेती कर रहे हैं तो वो लगभग 10 क्विंटल डाले। यदि वो सब्जी वर्गी बेड लगा करके खेती कर रहे हैं तो 7 से 8 क्विंटल डाल करके भी अपना काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे आपने ये तो शॉर्ट कर लिया, शॉर्ट करने के बाद में इसको क्या फिल्टर करना पड़ता है? फिल्ट्रेशन के लिए क्या मशीन आती है और दिन भर में कितना फिल्टर करता है? देखिए, यहाँ से जैसे ही वर्मी कंपोस्ट हमारा हार्वेस्ट होता है उसके बाद यहाँ से उठ करके हमारी मशीन पास जाता है। मशीन जो हमारी है 4 mm की जाली में उसकी छनाई होती है, जिसके लिए एक मशीन हमारी दिन भर में 5 से 6 टन वर्मी कंपोस्ट छनाई कर देती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहां से हमने वर्मी कंपोस्ट बेड पे से उठाया, उसके बाद हम यहाँ लेकर के आते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं काफी छोटी मात्रा में कंकड़, थोड़ा सा कचरा या थोड़ा सा भूसा ये जो आता है, क्योंकि किसानों को जब हम वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो उनको फाइन और अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट देना होता है, तो हम इसको फिल्टर करते हैं। जी, फिल्ट्रेशन जो मशीन में होता है वही फिल्ट्रेशन। बिल्कुल, अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारा ग्राइंडर है, इसमें हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट के ढेले बन जाते हैं वो इसमें फूट जाते हैं। देन उसके बाद हमारे छलने पर आते हैं। छलने में हमने 4 mm की जाली रखी है, जो कि आपकी गेहूं छानने वाली या काली रेत छानने वाली जाली होती है। यहाँ पर हमारा वर्मी कंपोस्ट छनाई होता है, जो कि पर डे का लगभग 4 से 5 टन इसमें छनाई होती है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है कुछ इस प्रकार से निकल करके आ रहा है, जो कि एकदम महीन और चाय पत्ती जैसा होता है, जो कि जिसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं। इसमें मैं देख पा रहा हूँ स्टोर करके रखा है, लेकिन ढेर के रूप में स्टोर कर रहा है। इसमें इसकी पैकिंग क्यों नहीं की आपने? जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो एक गीला खाद है। शुरू से लेकर के आखिरी तक हम इसकी प्रोसेस समझे तो हम इसको गीला ही रखते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि अपनी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। तो इसको अगर हम पैक करके रख देंगे तो जो इसका मॉइस्चर है वो चला जाता है। यदि आज हमने पैक करके रख दिया और ऑर्डर हमें 1.5 महीने या 1 महीने बाद आता है तो हमारा कहीं ना कहीं वजन कम हो जाएगा। तो इसमें मैं देख रहा हूँ ये तो अभी सूखा नजर आ रहा है मुझे, ये पूरी तरीके से। तो इसके अंदर गीला है क्या? ये ऊपर से हल्का सा सूखा है, देन उसके बाद नीचे गीला ही आता है। अच्छा, ये इस तरीके से अंदर जो है आपके इसमें नमी अच्छी खासी है। ये नमी के अंदर जो है बैक्टीरिया एक तरीके से रहते हैं। भाई इसकी पैकिंग किस प्रकार आप करते हैं? पैकिंग हम 25 किलो, 40 किलो और 50 किलो में करते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, पहला तो जो नर्सरी वाले होते हैं वो हमसे 25 किलो में परचेस करते हैं, या 5 किलो या 25 किलो। दूसरा, किसान जो होते हैं बहुत सारे किसान 40 किलो में परचेस करते हैं, बहुत सारे किसान 50 किलो में परचेस करते हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये जानना चाहते हैं कि अगर इसके लिए कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे तो किस तरीके से कर सकता है? यदि हमारी खुद की वेबसाइट भी है, हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जो कि भाई साहब आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे जी, और हमारे नंबर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे जी। वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस तो आप कर रहे हैं, लेकिन इससे किस किस तरीके से हमारा इनकम सोर्स जो है बना सकते हैं, और क्या चीज ऐसी है जिसको बेच के हमारा पैसा अच्छा बन सकता है? देखिए, वर्मी कंपोस्ट तो आप एक बेड से लगभग 900 किलो तक ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप केचुआ बेच करके भी पैसा कमा सकते हैं, यदि आप अच्छे से मार्केटिंग कर पाए। अच्छा, केचुए में
में बहुत सारी प्रजातियां आती हैं, हमारे इंडिया में कौन सा केचुआ जो अच्छा रहता है और आप क्या रेट में इसको देते हैं? देखिए, केचुआ जो हमारे पास है, हमारे पास यूट्रिलस अफ्रीकन नाइट कॉलर भी है और आइसिनिया फटीडा रेड अर्थवॉर्म भी है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। अच्छा, तो इसको जैसे बेचने की क्या प्रोसेस होती है, थोड़ा सा बताएं। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर मांगता है तो उसको किस प्रोसेस से मतलब आप देते हैं? देखिए, केचुआ जो भी किसान साथी हमसे परचेस करना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास बल्क में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और रिटेल में भी, तो वो आप कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। जी, अभी हम देख पा रहे हैं इसके अंदर केचुआ जो है आपने हार्वेस्ट कर लिया है एक तरीके से। इसमें बहुत सारे केचुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो ये हेल्दी केचुए हैं पूरे, ये सेल करने के लिए ही है पूरे? ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हम बंचेस के रूप में कैरेटों में केचुआ पैक करते हैं और ये बिल्कुल हेल्दी केचुआ है। इस केचुए को 2 से 5 दिन तक कुछ भी नहीं होगा यदि ये ट्रांसपोर्ट पे जाता है तो। इसके अंदर 1 एकड़ के अंदर अगर कोई भी किसान भाई लगाना अगर करना चाहे वर्मी कंपोस्ट, तो इसके अंदर कितने बेड 1 एकड़ में लगा सकता है? 1 एकड़ में आप 150 प्लस बेड लगा सकते हैं, जिससे कि आप लगभग महीने में 50 से 60 टन प्रोडक्शन ले सकते हैं और साल में आप 500 टन तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। जी, अगर अब इसकी बात करूं मार्केट की, तो इसका मार्केट किस तरीके से रन करता है? इसको कहां सेल कर सकते हैं? क्या क्या ऑप्शन है किसान के पास? मार्केट की यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा जो हमारा कस्टमर होता है वो होता है किसान। जी। दूसरी चीज, हमारा एक सबसे बड़ा कस्टमर है गवर्नमेंट, जो कि अपने प्लांट्स के लिए या अपने जो सिटियों में आपने देखा होगा और बाहर की साइड जो प्लांट्स वगैरह लगाती है, उनके लिए भी बहुत हद तक वर्मी कंपोस्ट के टेंडर निकालते हैं, जो कि 1000 टन तक के होते हैं। अच्छा, उस टेंडर के अंदर हमको रेट की अगर बात करें तो लगभग क्या रेट मिलता है? रेट आपको 7 से 8 रुपए पर केजी तक मिल जाता है। अच्छा, अब इसमें अगर बात करें भाई साहब, जैसे आपने बताया कि 500 से 600 टन 1 एकड़ में प्रोडक्शन निकलता है, इसकी 4 से 5 बार और 6 बार तक भी हार्वेस्टिंग आपने मुझे बताई है जी। अब इसमें अगर बात करें पर टन में, इसको क्या रेट में हमको मतलब ओवरऑल प्रॉफिट इसमें पर टन का कितना निकलता है? देखिए, जब भी आप वर्मी कंपोस्ट बनाने जाते हैं तो वर्मी कंपोस्ट बनाते समय आप जब गोबर लाते हैं तो गोबर आपका 1800 किलो डलता है, लेकिन जो आउटपुट है वो 900 किलो के आसपास है। गोबर आपको पड़ गया लगभग 2 रुपए किलो। 1 रुपए किलो में आपकी लेबर कंप्लीट हो जाती है, वो 50 पैसे में आपकी पैकेजिंग कंप्लीट हो जाती है। लगभग 3.5 से 4 रुपए में आपका वर्मी कंपोस्ट बन करके तैयार हो जाता है और हम इसको 7 से लेकर के 10 रुपए तक मार्केट में सेल करते हैं। अब 1 एकड़ में आप मुझे बताइए 1 टन का कीमत क्या है? 1 टन की कीमत मैं बोल रहा हूँ 7,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक होती है, जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। बहुत से एरियो में जहाँ गोबर महंगा होता है वहाँ वर्मी कंपोस्ट का रेट ज्यादा होता है, जहाँ गोबर सस्ता होता है वहाँ वर्मी कंपोस्ट का रेट कम होता है। अब अगर इसमें आपने जो कैलकुलेशन बताया कि 7,000 से लेकर 10,000, हम मिनिमम 7,000 का रेट अगर मान ले 1 टन का अगर है, और आपने बताया 500 से 600 टन पर एकड़ अगर 1 साल में निकलता है, तो लगभग 35 से 38 लाख रुपए का इसका जो है ओवरऑल रेशियो निकल रहा है। इसमें अगर हम बात करें, ये तो टर्नओवर हो गया, लेकिन अगर प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो इसमें कितना प्रॉफिट रेशियो है? लगभग एक हमारा जो किसान साथी है वो पर ईयर में इसमें 15 से 18 लाख रुपए कमा सकता है। लगभग 50% की इसकी लागत है, 50% इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है, और यदि वो अच्छे से केचुआ सेल कर पाते हैं तो ये बढ़ करके डबल हो जाता है। लगभग 1 एकड़ में आपको 50% कॉस्टिंग आएगी, लगभग 37 से 38 लाख रुपए इसके अंदर टोटल आपकी इनकम हो रही है, लेकिन 50% हमें लागत अलग करने के बाद लगभग 17 से 18 लाख रुपए इसके अंदर आप निकालना संभव है। भाई साहब ने बताया इसके साथ में अगर आपको आपकी इनकम बढ़ाना है तो आप अच्छी वैरायटी के केचुए, आप अच्छी क्वालिटी के केचुए रखेंगे और उसकी डिमांड भी अगर आपने क्रिएट की है, जहाँ पे डिमांड है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो भी अगर सेल करेंगे तो केचुए की क्या कीमत होती है? केचुए की मार्केट में 500 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक कीमत होती है। यदि आप अच्छी से अच्छी क्वांटिटी देते हैं तो आपको अच्छे से अच्छा रेट मार्केट में मिल पाएगा। जी, अगर आप केचुओं पे भी अगर अच्छे काम करेंगे तो आपकी इनकम को और बढ़ाया जा सकता है। ये चीजें हमने ग्राउंड रियलिटी पे बताई है और इसमें कोई भी झूठ नहीं है। अब इसके बाद में बात करेंगे भाई साहब, जैसे 1 एकड़ का तो बता दिया, आप अपने हर साल का आपका टर्नओवर क्या है? जी भाई साहब, हमारा जो साल का टर्नओवर है वो लगभग 6000 टन के आसपास होता है, क्योंकि इस यूनिट के अलावा हमारी और भी 4 यूनिटें चल रही है और जो भी किसान साथी हमसे जुड़ करके वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं वो भी हमें माल सेल करते हैं, ताकि उन्हें जो सेल करने में दिक्कत आ रही है वो चीज उन्हें फेस करना ना पड़े। जी, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 6000 टन जो है इनका साल का टर्नओवर है, जो कि आप उसको कैलकुलेशन पैसों में करेंगे तो लगभग करोड़ में जाता है। लेकिन इसके पीछे की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिटेल वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगी, क्योंकि क्या होता है कि पैसे का फिगर देख के बहुत सारे लोग मार्केट में आ जाते हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि इस बिजनेस में करोड़ों बन रहा है, एक्चुअल में करोड़ों बन रहा है, पर कुछ लोगों ने ऐसी मिथ फैला रखी है कि आप इतने बेड लगाइए, आपको मंथली इतना रेवेन्यू या इतना आपको प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो उस चक्कर में जो हमारे किसान साथी झांसे में आ जाते हैं और उन्हें कई सारा पैसा दे देते हैं और फेल हो जाते हैं, फिर इस चीज को बुरा कहते हैं। तो इस चीज से बचने की कोशिश करें और जेन्युइन चीज की तरफ जाए, जहां आपको सही तरीके से सही गाइडेंस, सही चीजें और सही
साधन मिल पाए, जिससे कि आप सक्सेसफुल वर्मी कंपोस्टिंग फार्मिंग कर पाए। बहुत सारे लोग वर्मी कंपोस्ट करना चाहते हैं लेकिन सही जानकारी वीडियो के थ्रू नहीं मिलती जो लाइव प्रैक्टिकल मिलती है, तो उसके लिए क्या प्रोवाइड कर रखा है? हमारे द्वारा हर संडे एक सेशन रखा जाता है जिसमें लगभग 50 से 100 किसान हर संडे हमारे पास आते हैं, जिन्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें उनसे हम किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। ये हमारा एक अवेयरनेस है जिससे कि जो हमारे छोटे किसान हैं वो अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। जी, तो इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। इसके बाद में कौन सी चीज़ का वीडियो आपको चाहिए, कमेंट में उस चीज़ का नाम लिखिए, ताकि हम आपके लिए उस तरीके की वीडियो अच्छे तरीके से पर्पसफुल वीडियो जो आपको सही जानकारी के साथ दे सकें। अभी तक के लिए धन्यवाद।